accounting concepts. Okay, some concepts we have discussed, some concepts we'll be discussing. Does anyone remember what was the meaning of accounting concepts? जैसे कि conservatism हुआ, going concern हुआ, accrual हुआ, matching concept हुआ. क्या आवाज आ रही है? What are accounting concepts? What are accounting concepts? Accounting concepts क्या होते हैं? कंजर्वेटिज्म करते हो ना तुम लोग, गोइंग कंसर्न, एंटी कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज. अक्रूवल कंसेप्ट होता है कि तुम्हारा इनकम्स मस्ट बी शोन ऑन अर्न बेसिस, एक्सपेंसेस मस्ट बी शोन ऑन इनकर्ड बेसिस. मैचिंग कंसेप्ट होता है तुम्हारा, मैच योर इनकम्स विद योर एक्सपेंसेस, 1 ईयर का इनकम 1 ईयर का एक्सपेंस. मटेरियलिज्म भी होता है ना, मटेरियलिटी होता है, डिस्क्लोजर होता है. ये कंसेप्ट हम लोग वापस पूरा है ही तुमको डिटेल में करें, बट इसका मतलब क्या है, थोड़े बहुत कंसेप्ट हमने अभी तक किए हुए हैं. तो ये कंसेप्ट्स का मतलब क्या है? सी द कंसेप्ट्स आर नथिंग बट अनसेड रूल्स. ओके, प्रथा, पुरातन से चली आ रही प्रथा, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पूरा सिस्टम का जो भी है, जैसे रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग सिस्टम बेस्ड है. So they are unsaid rules. They are the generally followed principles through generations. तो ये हो ही रहा है कब से, पहले से, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते जाते हैं as per the modernization. Like for example, conservatism एक concept था, मैंने आपको बताया था. तो पहले बहुत strict conservatism होता था, इंडिया भी strict conservatism follow करता था. But recently in last 15 years, 20 years, अभी रीजनेबली कंजर्वेटिव होने का कंसेप्ट आ रहा है. मतलब हर लॉसेस के लिए तो प्रोवाइड करना ही है, बट थोड़े थोड़े इनकम के लिए भी हम एडवांस में प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दोस इनकम्स आर सर्टेन. ओके, तो थोड़ा बहुत रीजनेबली कंजर्वेटिव कंसेप्ट आ रहा है अभी धीरे धीरे. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे वैल्यूएशन होता है तुम्हारा, कॉस्ट कंसेप्ट है. अभी तक हम लोग सबके सब एसेट्स कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, बराबर है. मतलब मैंने कंप्यूटर लाया है, तो मैं 40,000 का कंप्यूटर आई परचेज, so I record in my books at 40,000 rupees. Then I put depreciation on that every year, say 4,000, 4,000. अब मैं ये नहीं देखता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है या क्या फ्लक्चुएट हो रहा है उसका, या क्या प्रेजेंट वैल्यू चल रही है. घड़ी घड़ी मैं चेक करते नहीं बैठता. तो ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट. तो अभी तक हिस्टोरिकली कॉस्ट कंसेप्ट ही फॉलो होता था. अगेन नाउ इन रिसेंट ईयर्स, लास्ट 15-20 इयर्स, काफी और इसके वेरिएशंस आ गए हैं. कॉस्ट के जगह यू हैव फेयर वैल्यू मेथड आ गया है, यू हैव मार्केट वैल्यू मेथड आ गया है. तो ऐसे कुछ कुछ नए कंसेप्ट आ गए, जैसे कि कंप्यूटर है 40,000 का, अभी 30 हो गया तो मैं 30 पे वैल्यू कर दूंगा. इसको बोलते हैं तुम्हारा मार्केट वैल्यू कंसेप्ट. या फिर फेयर वैल्यू कंसेप्ट हो गया है, मतलब आज के डेट में अगर बेच ही दूं तो क्या पैसा आएगा, वो वैल्यू पे मैं कर दूंगा. दैट इज फेयर वैल्यू कंसेप्ट, मेरे कंप्यूटर का वैल्यू. तो ये अलग अलग वैल्यू से भी हम एसेट को वैल्यू कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. इंडिया में अभी तक मोस्टली एवरीवन यूजेस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. ओके, सो बेसिकली कंसेप्ट्स क्या है? दे आर द जनरली फॉलोड प्रिंसिपल्स, द अनसेड रूल्स and regulations over which the entire system of accounts is based. Okay, depreciation provide करना, conservative रहना, going concern होता है, business लंबे टाइम तक चलने वाला है, ये going concern concept है. यो ऐसे assume करते हो कोई भी business long टाइम तक चलेगा चलेगा और चलेगा, इसलिए हम prepaid expense दिखाते हैं, income received in advance दिखाते हैं, जो next year benefit मिलेगा या next year बेनिफिट देना है. एसेट को बैलेंस शीट में अलग से दिखा दे क्योंकि आगे बेनिफिट मिलना बाकी है. तो ये सब रीजन से किसके लिए ऐसा करते हैं? क्योंकि गोइंग कंसर्न, अज्यूम करना है कि बिजनेस लंबा टाइम तक चलने वाला है, फ्यूचर ईयर्स भी है बिजनेस. तो ये सभी कंसेप्ट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे वापस डिटेल में. तो ये कंसेप्ट फॉलो होता ही है ग्लोबली सब जगह. ओके, एंटायर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दैट. और ओवर द इयर्स थोड़े बहुत चेंजेस होते जाते हैं इन कंसेप्ट्स, ठीक है, depending on the country or the modernization or the technology or the standard of living. सबके हिसाब से ये चेंज होते जाता है थोड़ा थोड़ा. अभी what are accounting standards? Accounting standards are issued
in India by the ICAI and in the US by the US Institute. UK का अलग इंस्टीट्यूट CA था, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करते हैं, दे इश्यू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है, स्टैंडर्ड और कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट्स थे उनको थोड़ा फॉर्मल कवरिंग दे दिया, एक फॉर्मल नेचर दे दिया. अगर आपको बोलूं कि ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, अक्रूवल है, गोइंग कंसर्न है, इनकम ऐसे दिखाने, एक्सपेंस ऐसे दिखा, आप बोलोगे ठीक है ऐसे दिखाएंगे. बट अगर मैं उसको हप्पा ना लगा दूं, कंपलसरी ना कर दूं, तो आप शायद करो शायद ना करो. तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते. तो वो लोग कभी कभी अक्रूवल के जगह कैश कंसेप्ट, कैश बेसिस पे भी अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड है नहीं वहां पे. तो दे माइट फॉलो, दे माइट नॉट, ऐसा हो जाएगा. जेनिल, यू हैव डाउट? नो सर, सॉरी सर. ओके ओके ओके. सो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब आईसीएआई जो है वो उसको एक फॉर्मेट में रेगुलेट कर देता है कि भैया ये कंसेप्ट है, इसके बेस पे ये स्टैंडर्ड है और ये सबको कंपलसरीली फॉलो करना है. जितने कंपनीज हैं इंडिया में, ओके, व्हाटएवर द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर देयर, दे हैव टू कंपलसरीली फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अब वो स्टैंडर्ड हो गया, मतलब वो रूल हो गया. कंसेप्ट तो था ही, उसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड था, लेकिन स्टैंडर्ड बनने के बाद वो एक फॉर्मल स्टेचर में आ गया, फॉर्मल नेचर में आ गया. तो अभी उसको फॉलो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट से दैट मैं कंपनी हूं और मैं कैश बेसिस पे अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा. नो, यू हैव टू फॉलो अक्रूवल सिस्टम. दैट इज द मीनिंग. जैसे कि स्टॉक होता है, हम लोग कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, वो क्यों करते हैं? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं. कॉस्ट और मार्केट प्राइस वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करना है. अब आईसीआई ने उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना दिया कि इन्वेंट्री का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें आपको स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस पे ही मेंटेन करना है. तो अब ये स्टैंडर्ड बन गया, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको जक मार के फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा तो आप निकल नहीं सकते वहां से. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि स्टैंडर्ड को भी आप वायलेट कर सकते हो इंडिविजुअल केस बेसिस पे. अगर किसी कंपनी को फॉलो नहीं कर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई दूसरे इश्यूज हैं या दूसरा प्रेजेंटेशन बेटर रिजल्ट दे रहा है, तो आप डिटेल में सीखेंगे. बट इन जनरल ये मीनिंग होता है. स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट्स. स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट्स. ओके, कंसेप्ट को हमने फॉर्मल, उसको रूल में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया. जैसे कि डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं एफआईएमआरबीएम, तो डेप्रिसिएशन करना जरूरी है क्योंकि एसेट की वैल्यू करेक्ट पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस करेक्ट पता होना चाहिए. तो ये कंसेप्ट है, तुम्हारा एक्सपेंस बराबर दिखाना है, इनकम बराबर दिखानी है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलते हैं इसको. तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में फिक्स्ड एसेट का पूरा स्टैंडर्ड दे दिया आईसीआई कि भैया फिक्स्ड एसेट में कॉस्ट में क्या क्या ऐड करने का, जो जो खरीदने पे हो रहा है वो सब ऐड करो, जो सब बाद में हो रहा है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बना दो, और डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जो मेथड करना है करो, लेकिन करो. एफआईएम करना है तो एफआईएम करो, आरबीएम करना है तो आरबीएम करो. चार्ज डेप्री सो दैट यू शो टू एंड वेयर वैल्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये स्टैंडर्ड बना दिया. AS10 है फिक्स्ड एसेट का. इसमें आपको डेप्रिसिएशन फिक्स्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी इनफॉर्मली, उसको फॉर्मल नेचर बना दिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में उसने पूरा डिटेल दे दिया कि भैया ये करना है. सब कंपनीज करेंगी. अगर सब कंपनीज, ये स्टैंडर्ड का जरूरत क्या है? देखो, कंपनीज जो होते हैं, प्राइवेट तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर. उनके जो इक्विटी होते हैं, शेयर होते हैं, वो मार्केट में घूमते रहते हैं ना, लिस्टेड होते हैं. तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू द क्रेडिटर्स टू द बैंक्स टू द इंस्टीट्यूशन हु गिव देम लोन्स, और गवर्नमेंट हु चेक्स देयर टैक्सेस. सो बहुत सारे लोगों, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कनेक्टेड विद वन कंपनी. वैसे अगर, तो फिर उस कंपनी का जो भी डिटेल है, अभी घड़ी घड़ी मैनेजमेंट के साथ बात तो नहीं की जा सकती कि आपकी कंपनी कैसा कर रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू दिस प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब सभी कंपनियां अगर सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सेम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही है, तो उनका कंपैरिजन बिकम्स इजियर। अगर मैं एक बंदा हूं, सपोज मैं शेयर होल्डर हूं, और मुझे चूज करना है कि भाई शुड आई इन्वेस्ट इन हीरो मोटर कॉर्प और शुड आई इन्वेस्ट इन महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों गाड़ियां बनाती है, दोनों बाइक्स बनाती हैं, तो किस में इन्वेस्ट करूं? तो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट देखूंगा। मुझे पता है क्योंकि आईसीआई ने स्टैंडर्ड दिया है, ये सब एक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आई कैन इजीली चेक द अकाउंट्स एंड आई कैन decide which company to invest in. The banks can decide which company to give loans to. The share creditor data can decide which companies to deal with. So that is the main reason. So I told you everything ultimately boils down to comparison. तो concepts के basis पे आपके standards होते हैं, और standard आपके compulsory होते हैं companies के लिए। सोलो और पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको खास कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिकली प्राइवेटली रिलेटेड कंपनी, उनके साथ बहुत लोग डील करते हैं, स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? फॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स। कंसेप्ट को तुमने रूल बना दिया, कंपलसरीली फॉलो करना है, मैंडेटरी कर दिया इसके लिए, so that everyone can compare, everyone can look at the changes past year के साथ भी और अदर बिजनेसेस के साथ। ओके, तो यहाँ तक बेसिक्स नेचर समझ रहा है, व्हाट आर कंसेप्ट्स, व्हाट आर स्टैंडर्ड्स, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अभी there are something that are called as accounting policies. What are accounting policies now? अभी accounting policies are nothing but rules and regulations framed by individual companies based on the standards. Concepts के बेस पे standards थे, स्टैंडर्ड के बेसिस पे इंडिविजुअल कंपनीज अपना कोई रूल रेगुलेशन बनाती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड, नॉट वायलेटिंग इट, देन दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग policies, not principles. Principle and concepts are one and the same. Accounting policies. For example, अभी हम लोग एक चैप्टर करेंगे इन्वेंट्री का, आगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्टॉक होता है, स्टॉक। अभी स्टॉक को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, बराबर है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म तो कंसेप्ट है, करना है फॉलो, क्योंकि मैंने बताया था ह्यूमन टेंडेंसी है, लॉस बताओ पहले, प्रॉफिट मत बताओ, चलेगा। अभी उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड बन गया है AS2, तो सभी कंपनी को ऐसे ही वैल्यू करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। उसके अंदर कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि वो फीफो मेथड से अपना स्टॉक वैल्यू करेगा। अब ये फीफो क्या होता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टॉक पहले आया वो पहले बिक गया, तो जो स्टॉक एंड में बचा हुआ है वो वैल्यू वो कंसिडर करेगा कॉस्ट के लिए। तुमने 5000 यूनिट 5000 रुपए के भाव में पहले स्टॉक खरीदा, फिर उसका भाव हो गया 6000, फिर हो गया 7000, और जब बेचने का चालू किया तो पहले 5 का बेचा, फिर 6 का बेचा, तो अंत में जो बचा हुआ स्टॉक वो कितने का है? 7000, उसकी कॉस्ट प्राइस 7000। इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आया पहले बिक गया, और इंडिया में 90-95% बेसिस सब बिजनेस फीफो यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लॉजिकल। इसका और एक मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत रेयरली कोई, इंडिया में तो बैंड है, यूएस में थोड़े बहुत होते हैं लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे भी आप स्टॉक वैल्यू कर सकते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले गुड्स लास्ट में आए हैं वो पहले बिक गए, और शुरू वाले गुड्स अभी भी स्टॉक में पड़े हुए। तो अगर कोई बिजनेस में ऐसा हो रहा है, कोई ऐसे थोड़े बहुत पेरिशेबल गुड्स है जो निकालने पड़ते हैं, जरूरत पे डिमांड आने पर लास्ट इन, पहले रिसेंटली आए हुए फ्रेश माल होता है वो निकालना पड़ता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई कर देगा वो। लेकिन अंत में जो भी कॉस्ट होगा उसको वो मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेगा और लोअर प्राइस ही रिकॉर्ड। ये लीफो बोलो या ये फीफो बोलो, ये आपके कॉस्ट को अराइव करने का एक तरीका हुआ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अज्यूम करो या लास्ट इन फर्स्ट आउट अज्यूम करो। इसको बोलते हैं कंपनी की पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ आ रही है बात? कि आप अपना गुड्स का कॉस्ट कैसे अराइव कर रहे हो,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कर रहे हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कर रहे हो, बट अंत में जो भी कॉस्ट मिलेगा, चलो 5 मिला या 7,000 मिला, 5,000 इन केस ऑफ फीफो, 7,000 इन केस ऑफ लीफो, जो बचा हुआ गुड्स है उसको आप मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे और बाद में लोअर प्राइस ही रिकॉर्ड करना है। तो विदिन द कंसेप्ट, विदिन द स्टैंडर्ड, if you are framing your own rule to value your stock, this is called as an accounting policy. accounting policy का मतलब रूल बना है ना, अभी फीफो करना है तो चलो फीफो पे वैल्यू करेगा, लीफो करना है तो लीफो पे ही वैल्यू करेगा, विद इन द स्टैंडर्ड बेट अपना रूल बना है। वैसे ही अपना डेप्रिसिएशन अभी सीखा है तुमने, एसेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड एज पर डिफरेंट मेथड, एफआईएम है, आरबीएम है, आगे 3-4 और छोटे छोटे आएंगे, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स होता है, नंबर ऑफ आवर्स मेथड है। तो ये कोई भी मेथड आप अप्लाई करो डेप्रिसिएशन का, लेकिन डेप्री तो चार्ज करना है, वो स्टैंडर्ड के अंदर है। अब मेथड आप क्या चूज करते हो, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, वेदर यू आर चूजिंग एफआईएम, whether you are choosing RBM, whether you are choosing the sum of the years digits or production year units, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो फॉर डेप्रिसिएशन, दैट विल बी योर कंपनीज पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। ये पॉलिसी का मतलब समझ आ रहा है? इट इज योर ओन रूल कि हम लोग ये अभी एफआईएम है तो एफआईएम ही फॉलो करने का, आरबीएम है तो आरबीएम ही फॉलो करने का, चेंज नहीं करने का बीच बीच में। क्यों चेंज नहीं करने का? विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल रिजल्ट, आगे का सब प्रॉफिट हिल जाएगा, पीछे का पूरा प्रॉफिट हिल जाएगा। तो पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ड्यू टू विच कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अगर मैं कोई शेयर होल्डर हूं और मैंने इन्वेस्ट किया है हीरो मोटर कॉर्प में, तो हीरो मोटर कॉर्प एफआईएम डालता है एसेट पे, तो मैं तो वही एस्टिमेट करेगा ना कि भैया ये एफआईएम 10 साल तक भी चलाएगा, तो मैं उसके हिसाब से उसके प्रॉफिट्स प्रेडिक्ट करूंगा और उसके हिसाब से उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। अगर वो बीच में कहीं फुदक के आरबीएम पे चला गया, वापस फुदक के एफआईएम पे, वापस फुदक के आरबीएम पे, तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। तो ये होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार आप सोच समझ के चूज करते हो, ठीक है? वो कैसे चूज करनी है उसके भी हम लोग देखेंगे एक चैप्टर में, अकाउंटिंग पॉलिसी में डिटेल में। प्रूडेंस होता है आपका, जजमेंट, एस्टिमेट, कंजर्वेटिज्म होता है, ठीक है? एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बेस्ड होता है। तो ये जजमेंट लेके आप सब एक पॉलिसी बनाओगे और उस पर स्टिक टू रहोगे, उसको चेंज नहीं करोगे। एक और एग्जांपल है अकाउंटिंग पॉलिसी की, अभी आगे हायर अगेन ये इंटर फाइनल में आएगा आपको। सेल्स होता है, सेल्स, कंपनी सेल्स अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करती है? तो हम लोग तो अज्यूम करते हैं अभी 11th-12th में कि भाई इनवॉइस बेसिस, मतलब इनवॉइस गया तो सेल्स, इनवॉइस आया तो परचेज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गुड्स आगे पीछे निकला, डिस्पैच आगे पीछे हुआ, दैट इज नॉट अ बिग डील। कोई कोई कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि पहले क्या हुआ, गुड्स पहले डिस्पैच हुआ तो हम लोग सेल कंसीडर कर रहे हैं, इनवॉइस चाहे बाद में जाए। गुड्स पहले आ गया तो हम लोग परचेज कंसीडर, विच एवर इज अर्ली, तो वी विल कंसीडर इट एज परचेज। इनवॉइस चलो बाद में आया, चलेगा। तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता। अभी तो इंटरनेट है तो 1-2 दिन में या मैक्स 3 दिन में आ ही जाता है। बट वो एक छोटा सा रूल बन जाता है कंपनी में कि भैया, एक कंपनी बोलती है कि हम लोग सेल्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इनवॉइस जाएगा, दूसरी बोलती है नहीं, हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इनवॉइस या गुड्स जो भी पहले जाता है हम लोग का सेल हो गया तो बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये होती है पॉलिसी। इनकम दोनों अक्रूवल बेस पे ही कर रहे हैं, कैश बेसिस पे नहीं कर रहे। एनी डाउट? कैश बेसिस पे कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, दोनों अक्रूवल बेसिस पर ही कर रहे हैं। अर्न्ड इनकम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट सेल ही हो रहा है, डेटर को ही बेच रहे हैं, पैसा नहीं आया, लेकिन रिकॉर्ड कभी कर रहे, इनकम कभी दिखा, रिकॉग्नाइज कभी कर रहे हो। एक बोलता है कि जब इनवॉइस जाएगा तो गुड्स आगे पीछे गया बांधा नहीं, दूसरा बोलता है नहीं, इनवॉइस और गुड्स दोनों में से जो पहले गया हम लोग सेल रिकॉर्ड करें। ये होती है पॉलिसी।
तो इसमें फ्रीडम होता है कंपनीज को, क्योंकि ये वायलेट नहीं कर रही है कोई कंसेप्ट को, कोई स्टैंडर्ड को, तो आप करो, ठीक है, आगे पीछे करो और उसको डिस्क्लोज करके बता दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी बनाया है इसके लिए। AS1 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर। आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो विद इन द फ्रेम ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंसेप्ट, वो आप डिस्क्लोज करके दिखाओ, ट्रू एंड फेयर के साथ डिस्क्लोज करके दिखाओ। जैसे FIM कर रहे हो तो FIM दिखाओ, RBM करो RBM बताओ, वहां पे स्टैंडर्ड फाइनेंशियल जो अकाउंट्स बनेगा उसके नीचे नोट फॉर्म में बताओ क्या आप FIM कर रहे हो, RBM कर रहे हो, या आप स्टॉक वैल्यूएशन के लिए FIFO कर रहे हो या LIFO कर रहे हो, या आप सेल्स कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, जो पहले है उसके बेसिस पे या फिर इनवॉइस बेसिस पे। जो पॉलिसी करनी है करो, प्लेग्राउंड है आपके पास, लेकिन आप डिस्क्लोज करके बता दो, सो दैट आप शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दो हम लोग ये कर रहे हैं, आप इसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन इज बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई योर पॉलिसी जो भी आप फॉलो कर रहे हो डिस्क्लोज करके दिखानी जरूरी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द investor or the shareholder or the government. Yeah. What is the generally acceptable accounting principles? Yeah, generally accepted accounting principles are the US, जो international principle है US, basically United States. United States का जो principle उसने अप्लाई किया, globally accepted है वो। अभी कैसा था वहां का concepts, we can say they are the abroad का concept, generally accepted accounting principle, GAAP बोलते हैं। They themselves become the standards of the international authorities, US, UK and all. तो उनका जो भी अकाउंटिंग बेस्ड है पूरे वर्ल्ड का, जो डेवलप्ड कंट्रीज का, यूरोप, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, they are based on GAAP, generally accepted accounting principle. You can say they are the standards of United States accounting standards, okay? Whereas Indian accounting standards are थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ पे कंट्री थोड़ा डेवलपिंग स्टेज पे था, तो हम लोग पूरी तरीके से वो स्टैंडर्ड यहाँ पे लाए नहीं थे। नाउ मैंने तुमको ये भी बोला था कि आई थिंक अर्लियर लेक्चर्स में, वी आर मर्जिंग द इंडियन स्टैंडर्ड्स विद द ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अभी जब तक आप CA बन जाओगे मोस्टली, तब तक सबके सब स्टैंडर्ड्स कॉमन हो चुके होंगे फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है और जो हमारे स्टैंडर्ड्स। GAAP is the international accounting standard, you can, and the Indian standards are Indian accounting standard which are applicable in India, Indian companies के लिए। तो फॉरेन की जो कंपनीज है वो अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है? दे आर बेस्ड ऑन GAAP, ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड। इंडिया की जो कंपनीज होती है वो अपने अकाउंट किस बेसिस पे पब्लिश करती हैं? तो ऑन द बेस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग। अभी इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, दे आर मर्जिंग विद द ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। थोड़े बहुत हर साल आते हैं, चेंजेस आते जाते हैं, मर्ज होते जाते हैं। By the time I think 2-3 years it will take now, and all the standards would be one and the same. Okay, they are GA. Now we were on the policy part. तो पॉलिसी पार्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या है पॉलिसी? और एक इन्वेस्टमेंट की भी पॉलिसी होती है। ओके, इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे वैल्यू करने हैं, हमें कैसे वैल्यू करना है? तो इन्वेस्टमेंट आपके मार्केट वैल्यू पे करना है, कॉस्ट बेसिस पे करना है। उसके लिए AS13 बनाया गया है। AS13 बोलता है आपको कि यू वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट एज पर कॉस्ट और अगेन मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे आप ध्यान से देखो अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट देखो, उसको कम वैल्यू पे वैल्यू, तो वो तो दे दिया स्टैंडर्ड में। तो जैसे स्टॉक में दिया है वैसे आप इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर यू हैव अगेन डिफरेंट मेथड्स लाइक स्टॉक, so you can value it as per your method but within the standard. तो वो अगर आप अप्लाई करते हो तो वो पॉलिसी होगी, पॉलिसी होगी तो आपको डिस्क्लोज करके दिखा देंगे। तो ऐसे डिफरेंट आइटम्स का वैल्यूएशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स में, बट उनके अंदर अगर आप अलग अलग मेथड चूज करते हो, जैसे FIFO LIFO हुआ, FIM RBM हुआ डेप्रिसिएशन का, तो ये हो जाता है आपका पॉलिसी, ये आपको इंडिपेंडेंस है चूज करने का। लेकिन इधर ध्यान रखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी आप जो भी चूज करते हो, whatever accounting policy you choose, you need to stick to that. You cannot fluctuate again and again, because it will affect the consistency of account and thereby comparison.
दिस पार्ट यू गॉट इट? जो भी पॉलिसी चूज करते हो सोच समझ के करनी है, डिसाइड करके करनी है, बराबर से जांच परख के करनी है। एक बार स्टिक टू हो गए, स्टॉक में फिफो, एसेट में FIM, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की पॉलिसी ले रहे हो, स्टेट का जो परचेज का ले रहे हो, फिक्स करके ले लो, उसके बाद उससे डाइवर्ट मत होना। ओके, उसके बाद डू नॉट डाइवर्ट। डाइवर्ट कब करना है फिर? तो पॉलिसी से डाइवर्जन तभी लेना है जब या तो लॉ चेंज हो गया, कंट्री में कोई नया लॉ आ गया जो आपको ओरिजिनल पॉलिसी अप्लाई करने में ना बोल रहे, या तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ICAI ने जैसे मैं बोल रहा हूँ GAAP के साथ मर्ज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड में थोड़े चेंजेस लाए तो आप चेंज कर सकते हो पॉलिसी, अगर स्टैंडर्ड बोल रहा है तो। या तो फिर एकदम जरूरी है कंपनी के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहे हैं नए पॉलिसी, तो ही इन दैट केस विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन यू कैन चेंज द पॉलिसी. So 3 ways in which you can change the policy. Number 1, either the law changes, statute changes, और ICAI बोलता है स्टैंडर्ड में, या तो फिर आपके फाइनेंशियल अकाउंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो सकते हैं नए पॉलिसी के हेल्प से, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ज्यादा बेटर है कंपनी के रिजल्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन के साथ उसको चेंज कर सकते हो. अदरवाइज मजा आया, मन हुआ तभी चेंज करके फ्लक्चुएट नहीं कर सकते बोलने का. This part is clear. What are concepts? What are standards? What are policies? What is FIM RBM? It is one of the policy. Now, there are something that is called as accounting estimates. There are something which is called as accounting estimates. Now, what are accounting estimates? See, for example, एक और पॉलिसी होती है हमारी RDD. कंपनी कोई बोलती है हमें RDD करना ही नहीं है, हम RDD दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे डेटर पूरे पैसे दे देते हैं, हर साल कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नो बैड डेट्स एट ऑल, हमारी कंपनी रेप्यूटेड है और बहुत जांच परख के हम लोग कस्टमर के साथ डील करते हैं, नो आर्ट. कोई कंपनी बोलती है नहीं 5% RDD हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हमारे कंपनी में इतने बैड डेट्स होते ही हैं, हम लोग प्रोवाइड करेंगे. तो RDD इज अगेन अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म. अभी एस्टिमेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? एस्टिमेट्स का मतलब होता है पॉलिसी में तुमने अगर कोई चीज गलत एस्टिमेट की, पहले कुछ सिचुएशन अलग थी, अब कुछ सिचुएशन अलग है. से फॉर एग्जांपल RDD ले लो. RDD का पॉलिसी था कि 5% हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी. अभी सिनारियो चेंज हो रहा है, अभी थोड़ा तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया है कोरोना में, और आगे 1 साल तक बिजनेस थोड़ा खराब रहेगा, तो बैड डेट्स के चांसेस थोड़े बढ़ गए. तो कंपनी बोलेगी हम ये साल अभी 5% के जगह 8% RDD क्रिएट करें, 5% के जगह 8%. नाउ 5% का 8% करने का मतलब क्या हुआ? दिस इज द चेंज इन एस्टिमेट. एस्टिमेट मतलब पॉलिसी तो है भैया RDD रखेंगे, बट पिछले सिनारियो जो एनवायरमेंट था उसमें 5% लग रहा था, अभी एनवायरमेंट चेंज हो गया तो अपने को 8% लग रहा है. तो वी कैन चेंज द एस्टिमेट. एस्टिमेट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी को चेंज करने में दिक्कत है, एस्टिमेट को चेंज करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि एस्टिमेट क्या है? आपके प्रेजेंट बिजनेस सिनारियो पे बेस्ड. अभी एस्टिमेट में जो चेंज कर रहे हो वो डिस्क्लोज करके तो दिखाना ही आपको. ओके. और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि whenever you change an estimate, it can be on prospective base. prospective का मतलब क्या है? 5% लास्ट ईयर तक कर रहे थे, अभी 8% कर रहे हो, 8% से ये साल चालू कर दो, वांदा नहीं है, आप डिस्क्लोज करके बता सकते हो, क्योंकि जनरली बिजनेस में सभी को पता है कि वो चीज जरूरी है. ऐसी बात होगी. अनदर एग्जांपल, हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, अभी डेप्रिसिएशन पे फोकस रखते हैं. तो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, सो फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा एयर कंडीशनर. आई अज्यूम दैट ये एयर कंडीशनर मुझे 5 साल काम दे. द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years. नाउ रिमेंबर इट इज एस्टिमेट. एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years. एट द एंड ऑफ 4th year मेरे को लगा कि नहीं ये और 3 साल चल जाएगा, ये और 3 साल चल जाएगा,
तो क्या हो गया, इसका लाइफ एक्सटेंड हो गया, पहले 5 साल थी अभी 7 इयर्स हो गई, तो इसको बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट। तो वो 4th ईयर तक तो मुझे अंदाजा ही नहीं था, मेरे को लगा था 5 ही साल चलेगा, 4th ईयर तक तो वो हो गया काम कर। 5th ईयर को आई एम फीलिंग यूसेज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अभी ये चल जाएगा और 2 साल, तो आई विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द एसेट टू 7 years। वो बुक्स में कैसे करना है, वी विल ऑल शो दैट हाउ टू डू द एंट्रीज एंड ऑल, बट दिस इज कॉल्ड चेंज इन एस्टिमेट। सर स्क्रैप होता है या आपने बोला ना वो मशीन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो 5th ईयर पे हम लोग 2 साल एक्सटेंड कर देते हैं, तो पर पे जो डेप्री होगा वो तो 1 ही साल का बचा हुआ है ना। हाँ, उसको हम डिवाइड कर पहले देते हैं तक 2 साल या 3 साल पे। तो जो पहले 4 साल किया मतलब वो तो फिर ज्यादा बता दिया ना। हाँ, वो ज्यादा बता दिया, वो हो गया। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अ पॉलिसी यू आर चेंजिंग, दिस इज एन एस्टिमेट। तो वैसे चलता है। अनदर Why एग्जांपल, will a company do that? हाँ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और ऐसे होता भी है, क्योंकि और ये फिर वो एस्टिमेट्स तो हैं। लॉस हो गया ना, मतलब उतना थोड़ा क्योंकि वो एक्स्ट्रा बता दिया तो। नहीं नहीं, लॉस नहीं हुआ, खाली जो तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन 5 साल पे डिवाइड होना चाहिए था ना, वो अभी 7 साल पे। लॉस तो सेम है, डेप्री तो सेम ही है, टोटल डेप्रिसिएशन इज सेम। जो डिवीजन ऑफ डेप्रिसिएशन था दैट वाज 50,000 सपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो 10 10 10 10 10 हो जाएगा। अभी फर्स्ट 4 years में 10 10 10 10 हुआ, ओके, और लास्ट 3 साल में वो 10,000 डिवाइड हो गया बाय 3, सो 3,333 फॉर द लास्ट 3 years, ऐसा हो। दिस इज वरना कॉल्ड वैसे एज नहीं कर सकते। चेंज इन एस्टिमेट। हाँ, कल सॉरी, कोई तो सम किया ना जिसमें आपने बोला कि लाइफ से ज्यादा है तो यूज होता है तब तक करो, हाँ हाँ तो राइट। उसमें थोड़ी वो डेप्री वो चार्ज किया कब था, होगा, वैसे भी कर सकते हैं ना। हाँ वो कब होगा, वो मेरा एसी का 5 साल खत्म हो गया, मैंने पूरा डेप्री चार्ज कर लिया, मेरे को लगा अभी गया ही, लेकिन मैं सोचा चलो 4-5 दिन और वापरता हूँ, 4-5 दिन और वापरता हूँ। इट्स अ पेशेंट इन आईसीयू, कितना टाइम जिंदा रहेगा आईसीयू में मालूम नहीं, वेंटिलेटर पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन करते करते साल निकल गया। आर यू गेटिंग दिस? मेरे को Yes, एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैंने डेप्रिशिएट कर डाला उसको, बट okay, निकल रहा है, काम दे रहा है, तो वापर रहे हो, ऐसा सीन हो रहा है। okay sir, हाँ। नाउ अनदर एस्टिमेट इज स्क्रैप वैल्यू। तुमने एसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बिगिनिंग में 50,000 का एसी लिया था, तुमने सोचा था 5 साल बाद भंगार में बेचूंगा, आई माइट गेट 20,000 रुपीज स्क्रैप, 20,000 का स्क्रैप मिलेगा, तो मैंने उसके हिसाब से डेप्री कैलकुलेट किया, मतलब 50,000 20 क्या सॉरी 4,000 4,000, मैं सोच रहा हूँ 4,000 रुपया स्क्रैप मिलेगा, तो 50,000 है, उसमें से 4,000 माइनस किया, आई गॉट 46,000, 46,000 डिवाइडेड बाय 5 years की लाइफ है सर, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 5, 9,200 विल बी माय डेप्रिसिएशन, ये मैंने कर लिया था। तो वो स्क्रैप भी था, वो तो एस्टिमेट था, डेप्री चार्ज कर रहा हूँ, एफआईएम दे दिया मैंने मेथड, वो पॉलिसी हो गई। अभी स्क्रैप इज एन एस्टिमेट, तो जब 5वां साल आया तब साला पता चला कि अब मेरे को 4,000 स्क्रैप मिलेगा ही नहीं, अब मेरे को 2,000 स्क्रैप, कितना मिलेगा, 2,000 स्क्रैप मिलेगा, खत्म हो गया, 4,000 नहीं मिलेगा, 2,000 ही मिलेगा। तो जो 5वें साल में मेरे को पता चल गया, तो 5th ईयर में 9,200 के जगह पे आई विल पुट 11,200 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2,000 स्क्रैप कम हो गया। अच्छा, बेचने के दिन पता चला, मैंने सब डेप्री चार्ज कर दिया था, बेचने के दिन पता चला कि भैया 4 नहीं 2 मिले, 2,000 लॉस में डाल दूंगा, इन दैट केस विल बी लॉस। बट अगर पहले पता चल जाएगा तो आई विल ट्रांसफर दैट डिफरेंशियल अमाउंट टू डेप्रिसिएशन, जब पता चला तब, जब एस्टिमेट आपने चेंज किया तब। तो एस्टिमेट्स का मतलब क्या है, within the policies, if you are changing your judgment about some items, you are changing your judgment
about rate of अपना year of depreciation, life of the asset, your scrap value, या in case of RDD if you are increasing the rate. एम्प्लॉय बेनिफिट की एक पॉलिसी होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट का भी एक पॉलिसी होता है जिसमें कंपनी डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कितना डाल के रखने का, बुढ़ा हो गया, रिटायर होएगा, नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, दैट इज अ पॉलिसी. चलो कंपनी ने अडॉप्ट की है कि हाँ कंपनी करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टू द प्रोविडेंट. सम कंपनीज इट इज कंपल्सरी, पब्लिक सेक्टर एंड ऑल अप टू आफ्टर अ सर्टेन टर्नओवर. बट किसी कंपनी ने नहीं है, फिर भी बोला कि चलो मैं पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेगा, हर साल 5% डालेगा. अभी ये एम्प्लॉय बेनिफिट क्रिएट करना इज अ पॉलिसी. अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि 5% का 8% करना है. एम्प्लॉय का थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, सिचुएशन खराब है बाहर, शायद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, वॉर सिचुएशन है, जरूरत पड़े तो 8% कर, या बेटर एनवायरनमेंट है, बिजनेस इज फ्लरिशिंग, तो 5 का मैं 4% कर रहा हूँ. तो ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ विद इन द पॉलिसी इन माय एस्टिमेट. तो एस्टिमेट क्या है, तुमने पहले कुछ बिजनेस सिनारियो के हिसाब से कुछ सोचा था, अभी नए बिजनेस सिनारियो के हिसाब से कुछ और सोचा है, इसको बोलता है एस्टिमेट. तो ये एस्टिमेट आपका जब आपको लगे चेंज करने की जरूरत है, उसी साल से आप नया एस्टिमेट अप्लाई करने का चालू. Policies you cannot fluctuate. Within that policy, estimates you can change. आपके जो अंदाजे थे, लाइफ के थे, कॉस्ट के थे, तुम्हारे स्क्रैप वैल्यू के थे, तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट का था, आरडीडी का था, तो ये तुम्हारा इसका भी आएगा, तुमको सेल परचेज का भी आएगा आगे. तो ये सब पॉलिसीज है तुम्हारी, ये अगर तुमको चेंज करनी है रेट्स की, एस्टिमेट्स की, तो ये आप इमीडिएटली कर सकते हो whenever you want to change. Okay, अभी in this example in depreciation we are focusing on the change of policy over here. Okay, that is from FIM to RBM. suppose कोई कंपनी को मेथड चेंज करना है, तो what is change in method? Is the change in method a change in accounting estimate or a change in accounting policy? What is पॉलिसी. पॉलिसी चेंज हो रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहा है, मेथड चेंज कर रहे हो. तो मेथड जब भी चेंज करते हो, पॉलिसी जब भी चेंज करते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पॉलिसीज पहले तो चेंज नहीं करनी है. 3 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी चेंज करने के लिए, एक लॉ, एक स्टैंडर्ड, या फिर आपके बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. तो इन सबको आप अगर मान के चेंज कर भी रहे हो, तो उसका चेंज रिट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए. रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि अगर मैंने एक एसेट है जिसका बुक वैल्यू जिसका कॉस्ट था 10,000, ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, पहले मैं उसको 10% FIM से चार्ज करता था, 10% FIM. ओके, तो 10% FIM से चार्ज करता था, तो ईयर 1 डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,000. I get my WDV to be 9,000. Year 2 depreciation is 1,000, so my WDV is 8,000. Year 3 depreciation is 1,000, so my WDV is 7,000. तो पहले 3 साल तक मैंने उसको FIM दिया, ठीक है, 10%. अभी ड्यू टू सर्टन चेंजेस इन एनवायरनमेंट और व्हाटएवर, रिपेयर खर्चा बढ़ गया एसेट पे, मेरे को लगता है नहीं भैया आरबीएम पे शिफ्ट होना बेटर है, लेट्स मूव टू आरबीएम या लॉ या स्टैंडर्ड व्हाटएवर इट टेल्स मी अबाउट माय एसेट. तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम 10% FIM टू 25% आरबीएम, 10% FIM टू 25% आरबीएम. तो फिर जब भी आप पॉलिसी चेंज करते हो, आप धर से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते. प्रोस्पेक्टिव मतलब वहीं से नया चालू कर दो, पुराना भूल जाओ, ऐसा नहीं कर सकते. पॉलिसी चेंज करते वक्त
आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू मेक ऑल द चेंजेस। नाउ बिगिनिंग मतलब एसेट खरीदा था तो कितने का था? 10,000। तो ईयर 1 depreciation will be 2,500. Get a WDV of 7,500. Year 2 depreciation जरा कैलकुलेट करके बताना तो कितना आता है? 7,500 का 25% is 1,875. So I get my WDV to be how much? WDV to be how much? 5625. 5,625. Less depreciation third year. कितना? 5,625 का 25%. 1406.25. 1406.25. तो माइनस करके बोलो WDV अभी 4,290. 4219. ओके, तो अभी इसको हमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये एप्लीकेबल है कोई भी पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज मतलब आपने गड़बड़ कर दिया बिगिनिंग में भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको शुरू में बताया गया था जजमेंट लेके पॉलिसी डिसाइड करना और उसको चेंज नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो। तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखा के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस करने पड़े। तो मतलब अभी मेरे को ऐसा नहीं करूंगा मैं कि 7,000 है, हाँ चलो इधर 25% आरबीएम है, डायरेक्टली 25% आरबीएम अप्लाई कर दो। ऐसा करूंगा रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? मैं ये दो WDV को कंपेयर करूंगा। ये अगर FIM से करता तो WDV 7,000 होता, आरबीएम से करता हूं तो अभी 4,219 है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, अगर मुझे FIM से आरबीएम में शिफ्ट करना है तो मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी होगी घटानी होगी? घटानी होगी। घटानी होगी। I'll have to reduce my value of asset from 7,000 to 4,219, which is I think 2,771. 2,771 का लॉस हो गया, बराबर है? 277 का लॉस हो गया, करेक्ट? इसको, ये लॉस को मैं दिखाऊंगा इन द वेरी सेम ईयर इन विच आई एम चेंजिंग द मेथड, 4th ईयर। लेकिन ये लॉस पीएनएल में नहीं दिखेगा। ये लॉस पीएनएल में नहीं दिखेगा। क्यों पीएनएल में नहीं दिखेगा? अगर पीएनएल में दिखाया तो वो इंडिविजुअल साल में पूरा लॉस चला जाए। तो आई विल ट्रांसफर दिस लॉस टू पीएनएल एडजस्टमेंट एंड फ्रॉम देयर टू कैपिटल। तो बेसिकली जो पिछले सालों के प्रॉफिट है वो कहां पड़े होंगे? कैपिटल में पड़े, जैसे हमने किया ना रेक्टिफिकेशन। आई विल शो दिस लॉस अंडर पीएनएल एडजस्टमेंट सो दैट इट गोज टू कैपिटल। तो मैंने अभी क्या किया, ये मेथड हटा के नई मेथड लेके आया। मैं मेथड हटा के नई मेथड लेके आया और ऐसे बताया कि शुरू से यही मेथड थी। देख लो भैया, शुरू से यही मेथड थी, कैपिटल में चेंज किया है, ये साल का प्रॉफिट सेम है। अगर आपकी पॉलिसी चेंज हुई तो ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यू आर सपोज्ड टू गिव। साल के बिगिनिंग में जब से एसेट आया था तब से उसको लेने की जरूरत है, ठीक है? अब कोई बोलेगा कि सर ये एसेट 10 साल पहले आया था, या कोई बोलेगा कि कोई एसेट बिक गया था। तो चलो बिक गया है तो वांदा ही नहीं है। बिक गया है तो वो एसेट एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, उसको तो मारो गोली, उसका जो हो गया वो चेंज कर ही नहीं सकते हम। जो है एग्जिस्टिंग एसेट उस पे ये करूंगा। अच्छा, कोई बोलेगा 10 साल से आ रहा है तो क्या 10 साल पीछे जाएं? तो इसके लिए भी है स्टैंडर्ड में, मैं दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, AS5 में देते हैं, एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड अबनॉर्मल आइटम्स। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भैया सुनो, अगर आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या पॉसिबल नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, तो फिर दे दो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वांदा नहीं है। तो अब ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ
कि मैं ये नए मेथड को शुरू से नहीं डालूंगा बुक्स। मैं क्या करूंगा, 3 साल खत्म करूंगा और 4th ईयर में मैंने चूज किया है 25% आरबीएम, रिट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल नहीं है, तो चलो 4th साल से शुरू हो जाओ, आरबीएम 25% ऑन 7,000, दैट इज 18 कितना आता है, 1850 आएगा शायद, नहीं 7,000 का 25% कितना आता है, 1750. 1750। तो यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो। तो ये क्या चीज हुई, ये हुआ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, मैंने शुरू से अभी तक आरबीएम का प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, ऐसा नहीं बताया कि एसेट आरबीएम से शुरू से मैंने यहाँ तक एफआईएम किया था और यहाँ से कंटिन्यूएशन में आई डिड आर, कंटिन्यूएशन में आई डायरेक्टली प्रोवाइडेड आरबीएम। दिस इज व्हेन इट इज नॉट वायबल टू गिव अ रिट्रोस्पेक्टिव, ओके, एंड दैट गोज फॉर ऑल द पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो तो जरूरी है कि पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही दिखाना है, शुरू से ही दिखाना है। शुरू वाले समझा, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, शुरू वाले में मैंने क्या किया, एसेट को यहाँ तक खींच के लेके आया, कितना आएगा ये 4219, 7,000 का एसेट मैंने बना दिया 4219। सेम मैंने लॉस रिकॉर्ड किया, एंट्री होगी इसकी पीएनएल एडजस्टमेंट टू एसेट, पीएनएल एडजस्टमेंट टू एसेट, एडमिशन में करते थे ना रिवाइल टू एसेट, ये वही है, रिवाइल का एक चचेरा भाई है पीएनएल एडजस्टमेंट, उसी का नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन। तो बोलने मतलब इस साल के प्रॉफिट में चेंज नहीं किया, सीधा कैपिटल में चेंज कर दिया, लॉस दिखा दिया कितने का, 2,771 का, 2,771 का लॉस दिखाया, एसेट की वैल्यू बना दी 4219 और फिर आगे गए डेप्रिसिएशन के साथ 25% आरबीएम। दिस इज कॉल्ड द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एसेट। Another method is called prospective effect. What is this prospective effect? Prospective effect में हम पिछला कहानी नहीं देखते। अगर आपको वायबल नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, अगर आपको पिछले अकाउंट में जाके चेंजेस वैल्यूएशन वो पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर काम चलाओ। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या करो, यहीं से आप आरबीएम 25% चार्ज करो एंड बढ़ो आगे। एसेट का वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का फंडा समझा? ये किसके लिए जरूरी होगा? उसके लिए जरूरी होगा जब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो, जब एफआईएम से आरबीएम, आरबीएम से एफआईएम मेथड चेंज कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, फीफो से लिफो, लिफो से वेटेड एवरेज, स्टॉक की वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर रहे हो आप, ठीक है? तुम्हारा सेल परचेज का कैश इनवॉइस या व्हाटएवर कम्स इन उसका बेसिस पे कर रहे हो। बोलो प्लीज। Is it necessary to like show FIM? You can only show RBM now. In the retrospective. हाँ, retrospective में In the retrospective, why is it necessary to show the? Why is it necessary to show the old one like? हाँ, okay, so the working note. हाँ, मतलब old working note ना, you are saying FIM का? Yes. ये तो मालूम कैसे पड़ेगा ना तुमको, डेप्रिसिएशन कितना था, WDV चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। हाँ मतलब हाँ, अकाउंट्स यू आर सेइंग, नहीं अकाउंट्स नहीं दिखाना है, वो तो खाली कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था। आरबीएम का पूरा कैलकुलेशन के लिए भी दिखाया, बुक्स में अकाउंट में तो एफआईएम ही था 3 साल। अभी खाली मेरे को वैल्यू चेंज करनी थी एसेट की फ्रॉम 7,000 टू 4219, तो वो लॉस की एंट्री के लिए मैंने वो नोट बताया, लॉस की एंट्री होगी और फिर तुरंत तुम्हारा आरबीएम चालू हो जाएगा। ये ऐसा पिछले अकाउंट्स में जाके वोंट चेंज, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। खाली इस साल के अकाउंट में हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट जो था वो 7,000 के जगह अभी इट विल बिकम 421, it will become 421 and we will proceed with RBM after this because now the WDV is 421.
as per retrospective effect. Now as per prospective मतलब पिछले साल में पॉसिबल नहीं है, तो यही साल में जाके आप जंप मारो, चेंज करो, पिछला भूल जाओ. अब आपकी सहूलियत के लिए, ओके, फाउंडेशन में they have included only prospective method. फाउंडेशन में they have included only prospective method. ओके, बट ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है. पॉलिसीज में जब भी चेंज हो तब याद रखने का रिट्रोस्पेक्टिव चाहिए, बिगिनिंग से चाहिए. अगर बिगिनिंग वायबल ना हो तो प्रोस्पेक्टिव. ओके, तो ये हमें प्रोस्पेक्टिव मेथड से अभी यहाँ पे करना है. फिर भी फॉर योर प्रैक्टिस आई विल डू 1 or 2 sums with retrospective also will be doing, so that you understand again, get an idea of everything. ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब पिछला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. जहां से गाड़ी चेंज हुई बढ़ो आगे नए मेथड के. ओके, बोलो, एनी डाउट्स टिल नाउ, एनी पॉइंट? रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का कोई मतलब ही नहीं है ना. इफ यू चेंज द हिस्टोरिकल डेटा, व्हाट इफेक्ट वुड इट इवन हैव ऑन द बिजनेस? सी, हिस्टोरिकल डेटा इफ यू चेंज ना, तो शेयर होल्डर्स विल गेट एन इंटीमेशन क्लियरली कि भैया कंपनी ने जो प्रायर पीरियड के प्रॉफिट्स जो भी बताए थे ना, वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं है. उस प्रॉफिट में ये 2,000-2,500 रुपया ज्यादा था. जो भी हमारा लॉस हुआ यहाँ पे कितना हुआ, 2771 आई थिंक वाज द लॉस, फ्रॉम 7,000 to 4,219. 3,000 रुपए का कम से कम अप्रोक्सीमेट 3,500 रुपए का लॉस पिछले प्रॉफिट में था. और हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, हम लोग बिजनेस के साथ ट्रेड कर रहे थे सोच के ये इतना प्रॉफिटेबल, बैंक उसको लोन दे रहा था सोच के इतना ये प्रॉफिटेबल है, बट वो नहीं था. उसमें 3,000 रुपए प्रॉफिट कम थे. अभी ट्रू पिक्चर आ गया बिजनेस का. अभी इसके हिसाब से यू हैव टू टेक द डिसीजन, दैट इज द मीनिंग. ओके, दो इट वोंट अफेक्ट करंट ईयर्स प्रॉफिट, बट आपका पिछला जो माइंडसेट था बिजनेस का ट्रेंड का, वो अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा कि भैया नहीं, पिछले सालों में जो प्रॉफिट थे वो गलत थे, उसमें 3,000 और माइनस करो, वो ट्रू प्रॉफिट है. और अभी जो बिजनेस करेगा उसके बेसिस पे आप जजमेंट लेके आगे जाओ. उस प्रॉफिट, नए प्रॉफिट को बेसिस करके आप आगे का ट्रेंड प्रेडिक्ट करो. 3,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है. सपोज ये 300 करोड़ हुआ, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज एसेट्स आर इन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स इन बिग कंपनीज. 300 करोड़ रुपया हो गया तो बड़ा अमाउंट हो जाएगा. तो आपको आइडिया आ जाएगी भैया पिछले प्रॉफिट में 300 करोड़ रुपए कम थे, वो हिसाब से हमने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था, वो गलत था. अभी नए प्रॉफिट के हिसाब से ट्रेंड प्रेडिक्ट करेंगे. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई ये पॉलिसी थी. तो पॉलिसी को घड़ी घड़ी आपको चेंज, यही इसीलिए कंसिस्टेंसी, मैंने शुरू में ही बोला पॉलिसी का यूज क्या, कंसिस्टेंसी. डिसीजन आपके इस पे बेस्ड है, तो इसको पहले सोच समझ के ले लो, और चेंज बने तब तक ना करो. करो तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग गिव अ क्लियर आइडिया कि भाई नहीं ये है. बढ़े आगे. अभी चलो लेट्स गो प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 7 ले लो. अच्छा, अगर आपको कुछ सम में ना दिया जाए प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव, तो मैंने बताया क्या अज्यूम करना है आपको. क्या है यहाँ पे? Prospective. You are prospective, ठीक है. Do not have retrospective as such. अगर किधर उसका सिर घूम गया और डाल दिया रिट्रोस्पेक्टिव, तो फिर आप रिट्रोस्पेक्टिव से करना. मैं करवाऊंगा एक आध दो सम उसके लिए भी. And sir, method सम change. नंबर 7 ले लो. Sir, method change साल के बीच में होना चाहिए या एंड में ही? एंड में ही करोगे तो बेटर है. साल के बीच में ऐसा खतरनाक अर्जेंसी तो बहुत रेयरली होता है. जब आप डेप्री चार्ज करने वाले हो एंड में, तभी ही बेटर है कि आप चेंज. लास्ट डेट पे आपका नया डेप्रीसिएशन आ जाएगा. okay? साल के भी बहुत अर्जेंसी जैसी चीज हो गई, प्रॉब्लम हो गया, तब कभी साल के, बट डेप्री तो आपको ईयर एंड पे ही चार्ज करना है. अब फर्स्ट डेट पे करो, करो एंड में करो, कोई बीच में तो चार्ज करना नहीं. डेप्री जब भी आप चेंज करो, वो डेप्री की एंट्री जो होगी, फॉर एग्जाम्पल जैन टू दिसंबर का साल है 2015, अब मैं 1 जनवरी 15 को करूँ या 31 दिसंबर 15 को करूँ, डेप्री जिस दिन पे चार्ज करूंगा वो नए मेथड से चार्ज हो जाएगा. दैट इज बीच में बाय चांस कोई सेल वगैरह हुआ है तो फिर उतने टाइम का मेरे को लेना पड़ेगा न्यू मेथड के साथ. बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां. तो साल के एंड में ही होता है कि लास्ट डे यू चार्ज द डेप्रीसिएशन. Rajesh purchased a machinery of 80,000 on 1st January 95.
and paid installation of 5,000, they charge depreciation of FIM at 15% per annum on 31st December every year. On 31st December 97, they decided to change the method to 20% RBM. Prepare machinery account. एक सेकेंड, प्रोविजन फॉर उसके बाद वाला ले लो, उसके बाद वाला ले लो, पीएफडी वाला हम लोग करते हैं, इसके बाद करेंगे, पहले नॉर्मल कर लेते हैं. 8th सम ले लो. 8th Exxon company has purchased a machinery for 60,000 on 1st Jan 92. They decided to depreciate it by 10% on WDV. 8th sum. However, on 1st Jan 95, it decided to change on 15% on original cost. Prepare machinery account and depreciation account for 92, 93, 94, 95, assuming 31st December as year. It's a simple, straightforward problem. कुछ नहीं दिया तो which method, prospective or retrospective? Prospective. Okay, तो जहां से चेंज किया वहां से चेंज करना है. ओके, तो सम नंबर 8 मशीनरी अकाउंट बना लो. इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटेंसी जो होती है पूरी, that is not a science, it's a mixture of art and science. Okay, so there are no white and black areas in accounting. भैया यही है, यही होना चाहिए, ये तो अभी आप एकदम थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आती है, but there are many things that are based on your estimates or judgment. Okay, many things based on the judgment of management. जैसे पॉलिसी भी एक तरह का, आप पीछे जाके सोचोगे वो जजमेंट ही था, को लग रहा था तब एफआईएम बेटर था, तो पॉलिसी भी एक तरह का जजमेंट ही है, वो भी चेंज हो सकता है. There are a lot of gray areas in valuations. Correct valuation is all based on judgment, differs from person to person, depends on the business environment, depends on the इकोनॉमी, व्हाट इट इज डूइंग, बूम और डिप्रेशन. अभी जैसे डिप्रेशन में चल रहा है, बूम में चल रही होती है. आईपीओ का नाम सुना है कभी? आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसमें पता है प्रीमियम आता है, प्रीमियम. कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है. 100 रुपए का शेयर 500 रुपए में, 10 रुपए का शेयर 400 रुपए में. ये प्रीमियम भी आपका मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है. अगर मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, बूम हो रहा है, सबके भाव बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 10 रुपए का शेयर 400 रुपए में इश्यू करें. वही अभी का जैसा डिप्रेशन चालू है. सॉरी, बुक बिल्डिंग ना, बुक बिल्डिंग ऑफर रहता है आईपीओ में. वो बुक बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपको प्राइस का बैंड रहता है, बैंड 400 से 450. उसमें जिस प्राइस पे ज्यादा हो रहा है वो प्राइस तो वो शेयर्स इश्यू होते हैं, बुक बिल्डिंग उसको बोलते हैं. बट ये समझो बुक बिल्डिंग तो बाद में प्रोसेस में जाता है. प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ. ये 450 रुपीज का प्राइस पे इश्यू, 400 के प्राइस पे इश्यू करेगा. बट यही अभी सर डिप्रेशन चालू है 3-4 महीने से, कोई शेयर खरीदता नहीं है, मार्केट डाउन है, तो यही कंपनी का आईपीओ अभी आए तो 10 रुपए का शेयर 200 रुपए में है, 200 रुपीज इंस्टेड ऑफ 400. सो दे रिड्यूस दैट प्रीमियम. सो दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मार्केट सेंटिमेंट. तो यही तुम्हारा बुक्स में रिकॉर्ड होगा और इसी के बेसिस पे आगे के डिसीजंस लिए जाए. Okay, there are a lot of things which affect the valuation of asset, valuation of shares, valuation of your abilities. Learn that. तो हमेशा प्रूडेंस याद रखने का, कंजर्वेटिज्म याद रखने का, उसके से you have to take the decisions. There is no, sorry, सिंगल पेज में आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एक ही साइड पे आ जाएगा, वन साइड पे ही आएगा, 3/4 और 1/4. क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कर रहे हो ना, ज्यादा कुछ लफड़ा तो है नहीं, खाली जहां पे चेंज हुआ उस साल में आपको मेथड चेंज करनी है बस. जस्ट अ सेकंड. हेलो हेलो, बोलो बोलो. 2 मिनट रुको, आता.
चलो ड्रॉ कर लो फटाफट। पप्पा जरा गणायचो ना पार्सल नीचे पार्सल वाला। चलो ऑडिबल। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट, डेप्री अकाउंट। This method is very easy. You start with the purchase cost that is on 1st Jan 92. So 1192 to bank. कितने का खरीदा? I think 60,000. 1st Jan 92 decided to depreciate it at 10% WD. तो अभी 10% RBM मेथड है, तो अभी चार्ज करोगे आई थिंक 31st December 92 को बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच 6,000 and then again balance by balance CD 54,000। ये हो गया अपना फर्स्ट ईयर 1193 को टू बैलेंस BD 54,000। सेकेंड ईयर 31/12/93 को again you charge by depri that is 5,400 by balance CD, this is 48,600 48,600। then on 1194 to balance BD 48,600 31/12/94 ये लास्ट ईयर आई थिंक बाय डेप्रिसिएशन 4860 31/12/94 बाय बैलेंस CD कितना आता है ये 48 minus 4 44 43,740 43,740 मैं क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है 43 I'm just doing RBM for the first 3 years 92 93 94 now we are in the year 95 decided on 1st Jan 95 इसमें कोई सेल वगैरह तो हुआ नहीं है प्रॉब्लम नहीं है 1st Jan 95 को डिसाइड किया कि भैया मेथड चेंज करनी है कब कहाँ किस पे चेंज करनी है अभी 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट करना है तो आरबीएम से क्या हो गया FIM हो गया और रिट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है तो प्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं दिया तो प्रोस्पेक्टिव इमीडिएट इफेक्ट दे देगा सिंपल। अब पॉलिसी में मजा आए तभी चेंज नहीं करना है बताया था आपका मार्केट सिनारियो और आपका जजमेंट गलत हो गया एस्टिमेट का ये अकाउंटिंग एस्टिमेट के जैसा हो गया तो अकाउंटिंग आपकी जजमेंट गलत हो गई है बहुत जरूरी है तभी चेंज करने की प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हो मतलब तो 20% कितने पे चेंज किया 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट तो इस साल ऑन 31st December 95 बता सकते हो क्या होना है डेप्रिसिएशन 6561 9,000 ओरिजिनल कॉस्ट FIM 9,000 हाँ 9,000 सर वो पॉइंट फॉरवर्ड से नहीं कैलकुलेट होता नहीं कॉस्ट है ना अगर आरबीएम होता तुमने जो किया वो आरबीएम कर दिया 15% WDV पे समझा got it yes this sir. is FIM so 15 6 are 9,000 और by balance CD 43,750 minus 9,000 is 34,750
डेप्री अकाउंट तो सेम रहेगा, बना लो। करस्पॉन्डिंग एंट्री है बाय डेप्री का टू एसेट और बाय पीएन, कर लो एक डेप्री अकाउंट। सम नंबर 36 करो, 36। सॉल्विंग इज वेरी इजी, लेकिन पीछे का ज्ञान जरूरी था, कहाँ से टपका, क्या था पॉलिसी, क्या था एस्टिमेट। एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव ही होता है, एस्टिमेट में चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला लाइफ, हमारा स्क्रैप, तो नेक्स्ट ईयर से इमीडिएटली करो, वांधा नहीं। रेट ऑफ आरडीडी, रेट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दैट इज प्रोस्पेक्टिव ऑलवेज। एस्टिमेट्स में कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, पॉलिसीज में रिट्रोस्पेक्टिव होती है। अगर उसमें दिक्कत है तो प्रोस्पेक्टिव करो, तो हम लोग प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल याद रखने का, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स का? प्राइम गोल क्या होता है? इट शुड डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू। जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो करेक्ट है, ना अच्छा ना बुरा, जो है वही दिखाने का है। उसके लिए आपको सपोज पॉलिसी चेंज करनी पड़े, करो, और एस्टिमेट चेंज करना पड़े, करो। ओके, एंड मटेरियलिटी साथ में जाते हैं। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट आइटम बराबर से डिस्क्लोज कर, लेस इंपॉर्टेंट आइटम आप इग्नोर करो, मर्ज करो, वाना है। ये याद रखने का। इसलिए वो साइंस के जैसा उसको कंसिडर मत करना कि ये इतना ही है, इतना ही बोला है, ऐसे ही करने का। मेन गोल दिमाग में याद रखने का, बड़ी चीज क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू एंड योर करेक्ट। जो इकोनॉमिकली जो वैल्यूएबल आइटम्स है उसको बराबर से ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखाना। इनफैक्ट पिछले सालों तक सिलेबस इट वाज ऑल रिट्रोस्पेक्टिव ओनली, नाउ रिसेंटली दे मेड इट प्रोस्पेक्टिव ओवर। थर्टी सिक्स सम। अभी उसने 31 मार्च 94 को चेंज किया। अभी फर्स्ट हो या लास्ट डेट को प्रॉब्लम नहीं है अपने को। वही साल पे लास्ट डेट पे जब आप डेप्री चार्ज कर रहे हो, वही डेट पे यू चेंज द मेथड एंड चार्ज बाय द न्यू मेथड। तो 93 94 में आप नया डेप्री चार्ज करो, 91 92 93 तक 3 साल तक सेम रहेगा। %10 RBM to 10% FIM दिया। हो गया?
And I told you in India, 85% of the companies, they are not following their accounts as per standards. उसके अगर देखोगे, चेक करोगे तो बहुत सारे वायलेशंस आपको मिलते हैं. ऑडिटर को पैसा खिला के काम चलाते हैं. KPMG डिपार्ट हुआ है अभी, डेलॉयट डिपार्ट हुआ है, सब स्कैम हुआ है ना. तुम्हारा IIFL, तुम्हारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये सब तभी निकलते हैं. सीए को पैसा दो, चुप कराओ. लोग ऐसे मत करना. थोड़ा बहुत तुमको करना भी पड़े, सिस्टम में रह के करना पड़ता है, बट और ऐसे भी लाइसेंस कैंसिल होता है ना. अरे लाइसेंस कैंसिल, यस, पकड़ा गया तो अभी किया ना डिबार्ड एंड ऑल. परमानेंट भी हो जाता है, इंडिविजुअल सीए का पकड़ा तो परमानेंट भी हो जाता है. अपने यहाँ क्या है, गवर्नमेंट का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो भी करप्ट है. तो जजेस से लेके वकील से लेके एवरीथिंग इज करप्ट. तो सब जगह अगर आपका पैसे का जोर है तो यू कैन गेट फ्री. सर चांसेस कितना है पकड़े जाने? पकड़े जाने का चांसेस अभी कम, अभी बढ़ रहा है. मतलब पहले से ही प्रोविजन कर रहा है. रिसेंट तो सर हम पढ़ना सीखे कि करप्शन करना सीखे? recent years से, since the Modi government and all, since 2011, 12 and all, they have done many good reforms. अभी ICAI के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी आ गया है, नाफरा करके, ओके, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो वो अभी ICAI को भी गवर्न कर. पहले ICAI को सोल अथॉरिटी था अपना ऑडिटर्स का चेक करने के लिए. फिर ICAI के ऊपर फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गया, वो उसको चेक करेगा. They are trying to close the loopholes as much as possible. कितना सारा बैंक को देखो ना, ग्रिल कर रहा है, कंपनीज को ग्रिल कर रहा है. बैंक्रप्सी कोड आ गया, नहीं चल रहा है तो करो बैंक्रप्ट, बेचो एसेट और खत्म करो. They are day by day improving. The reforms are increasing. अच्छी बात है, पकड़ने का चांसेस बढ़ गया, करना भी नहीं है झोल. GST आ गया तो सब कुछ जितना वाइट पे हो रहा है, बैंकिंग में आ रहा है ना सिस्टम, that is better now. कैश में सब झोल झपाटा रहता है. And companies में due to the veto power of the companies. So for that, अगर तुम्हारा गवर्नमेंट अगर थोड़ा क्लीन रहेगा तो companies also have to budge and follow the reforms, which is happening. But अभी तक पूरा हुआ नहीं. अभी भी बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो झोल में चल रहा है. होगा, धीरे धीरे होएगा, it takes time. पहले तो बहुत हालत खराब था. 20-25 साल पहले देखो, एकदम बिजनेसेस को अलाउ भी नहीं था चालू करने का. ऑल लाइसेंसेस एंड ऑल वेयर देयर, मोनोपोली के जैसा क्रिएशन था. ऑल गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस यूज्ड टू वर्क टुगेदर. चलो हो गया. 50,000 रुपीज फर्स्ट अप्रैल 90. फर्स्ट ईयर का एंड का WDV मिलेगा 45. सेकेंड ईयर के एंड का WDV मिलेगा 40,500. थर्ड ईयर के एंड का WDV कितना मिल रहा है? 36,450. और फोर्थ ईयर में तुमने किया 10% FIM तो 5,000. तो 31,450 should be your final balance. डेप्री अकाउंट तो सिंपल है, उसमें कोई चेंज नहीं है. टू एसेट और बाय PNL. इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात कि नहीं? बताइए, बताओ बताओ. चलो नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 7 ले लो. 7 इज नाउ विथ PFD. ओके, 7 इज विथ PFD. तो कौन सा अकाउंट बनेगा अपना? PFD asset डेप्री. या सेल तो है नहीं, आई थिंक नो सेल. तो एसेट और PFD और डेप्री अकाउंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. खाली जो डेप्री अपना है, सॉरी नहीं है डेप्री ना बना है तो पूछा है नहीं. हाँ ठीक है, डेप्री आता है ना तुमको, खाली 2 PFD और बाय PNL करना है उसको. ठीक है, वो ध्यान रख. 2 PFD और बाय PNL. डोंट मेक डेप्री, इट्स फाइन. आई एम नॉट आस्क्ड. जस्ट मेक एसेट एंड PFD. This is also easy. खाली instead of asset, the DEPRI will go in PFD.
तो ट्राई करो तुम लोग, खुद से ट्राई कर लो। In USA and all, they are very strict about this presentation and all. सीधा कैपिटल पनिशमेंट जैसा है कंपनी का सीएफओ को, जोल जपाटा किया एनरॉन एंड ऑल में हुआ था, उसके बाद सीधा जेल तो जेल, टांग वांग दिखा दिया। देयर उनका जो मार्केट का रिजल्ट्स भी आता है ना, दे आर वेरी मच सीक्रेसी में। क्वार्टरली रिजल्ट जो भी कंपनी पब्लिश है ना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड ऑल कुछ लीक नहीं होता है उनका। इधर तो क्या है साला, रिजल्ट आने से पहले भाव बढ़ जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन भाव घट जाएगा शेयर, उल्टा होता है। ट्वेल्व 750 आ रहा है। हाँ 2 साल के लिए 12 साल। दैट्स व्हाई सीएस आर इन गुड डिमांड, और डिमांड रहने वाला है सीए का तुम्हारा, व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, संभालने के लिए तो चाहिए ही अकाउंट। सर वो सेकेंड ईयर में 12750 ऐड होगा ना? या 25,500 आएगा।
25,500 आया ना, 25,500। थर्ड ईयर का अभी कितना आएगा? आरबीएम किया है ना? अरे शिट, एक मिनट, माय मिस्टेक। 10% WD था। नहीं बराबर है, 20% आरबीएम, करेक्ट है। हाँ तो थर्ड ईयर का डेप्री कितना मिला तुमको बताओ? 11,900। थर्ड ईयर का डेप्री कैसे मिलेगा? It will be asset at cost 85,000 minus 25,500. This is the WDV. Okay. Asset minus PFD. Cost minus PFD. Okay. 59,500 का 20% for full year. कितना आता है? 11,900. 11,900 and to balance CD. कितना है अभी बैलेंस? 26, 36, 37,400 आ रहा है। 37,400. Okay. 37,400. Now, job number. आज के लिए बस करते हैं ना सर, 1 बज गया। हाँ भाई सर, छोड़ दो ना आज। तो बहुत हैवी हो गया सर एक दिन। और हमें आज ब्रेक भी नहीं मिला। 3 सम किया है, 5 मिनट। हाँ ब्रेक ही नहीं था, होमवर्क दे दो। हो गया ना 1-1.5 घंटे का सर। होमवर्क ये तो बहुत चिंदी है। 3 से कुछ नहीं होगा अभी, जान दो ना। होमवर्क सर गाय में नहीं करना सर, एकदम चलो। बराबर करना है। चलो ठीक है। लास्ट सम। अरे चुप। बहुत बड़ा देते हो सर, आप छोड़ दो। राक्षस देते हो। प्लीज सम नंबर सर, कोई 4 काम नहीं है। 6। लास्ट सम नंबर 6। कर दी ना देखने में ही बड़ा लग रहा है। कर दी ना गद्दारी सर। सर एक दिन तो छोड़ दो जल्दी। अरे चुप। सर कल करते हैं ना, अभी कोई छोटा सम दे दो बस। तो 7th वाले का जर्नल एंट्री नहीं करना दे दो ना सर, इसको आधा घंटा लगेगा, बहुत अच्छा है। सम नंबर, तो 7th वाले का जर्नल एंट्री नहीं करना। guys silent now. Sum number 7 में journal entries है. Okay, that is for homework without narration. Sum number 7 journal entries are for homework. Okay, last sum number 6. This one we are doing with retrospective effect. Okay, retrospective. Last sum number 6. कल ही सिखा retrospective effect. सर प्लीज कल प्लीज कल। इजी है, चलो फटाफट। सम नंबर 6। सर प्लीज सर ये बहुत हो गया है सर। सच्ची सर। प्लीज बी क्वाइट नाउ। आज ब्रेक भी नहीं था। चलो आवाज नहीं आ रहा है। और आवाज नहीं आ रहा। म्यूट पे हो गया। अभी आया। सम नंबर 6 फर्नीचर इज sir. परचेज्ड फॉर 10,000। अभी आ रहा है, नाटक मत कर। फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर 10,000 on 1790. On 1491 another furniture was purchased for 15,000. On 1791 half of the first furniture was sold for 4,000 and another furniture is purchased for 20,000. And on 1193 a new furniture is purchased for 5,000. Prepare furniture account for the year ended 31st December 1991, 92, 93. Assuming the method is changed on 31st December 93,
इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस दिया है 20% RBM to 10% FI, so we are doing पहला वाला 20% RBM to 10% FI, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लो पहले। तो फर्नीचर है यहाँ पे, सॉरी फर्नीचर है, तो ड्रॉ फर्नीचर अकाउंट। ओनली फर्नीचर अकाउंट, नो डेप्री। ओके, फटाफट। कब मेथड चेंज हो रहा है? मेथड इज चेंज इन द ईयर 93। तो 93 से पहले 92 तक तो अपने को कॉमन नॉर्मली जैसे सम करते हो ना वैसे ही करना, तो करते जाओ। नॉर्मल सम है। फर्स्ट जुलाई 90 को 10,000 का खरीदा, 790 को टू बैंक 10,000 till 92 it is all same। 1491 आ रहा है। 1491 falls in the same year or next year? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। तो 31 मार्च एंडिंग है, 31 मार्च 91 को इस पे डेप्री कर लो कैलकुलेट। अभी कौन सा मेथड करना है? पहले 20% RPM कर रहे हैं, ठीक है। सर दिसंबर दिसंबर एंडिंग। है। योर एंडिंग दिसंबर 31 दिसंबर है। अच्छा ओके, सॉरी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 90। ओके, 10,000 पे कितना टाइम का लोगे? 20% RBM आई थिंक फॉर 6 months, so that is 1,000। You get buy balance carried down 9,000. You arrive at to balance brought down 9,000. 1191. 1491. Another furniture is purchased for 15,000. 1491. To bank 15,000. On 1st July 91, half of the first furniture was sold for 4,000. We sale original cost at half of first furniture, मतलब 1790 वाला कॉस्ट कितना लोगे? 10 लोगे, 10 लोगों की 5,000 लोगे। 5,000 हाफ ऑफ 10 बराबर है। सो 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 91 90 आएगा यहाँ पे। 6 months 500 रुपया। Arrive at WDV on 1191 4,500। 91 में कभी सेल किया उसको? 1 जुलाई। फॉर RBM 20% कर रहे हो तो 4,500 का 20% फॉर 6 months 450 आना चाहिए। WDV on 1791 4050 लेस सेल कितने में बेचा है? 4,000। 50 रुपए का लॉस। 50 रुपीज का लॉस आ रहा है। 50 रुपीज का लॉस। How many things you record at the time of sale? So 3 items. Number 1, date is, यहाँ पे 3 ही है, 5 नहीं है, TFD नहीं कर रहे। 1791 buy depri part of the year used 450। 1791 buy bank sale का entry bank to asset 4,000 and 1791 को buy loss on sale
50 rupees. Another furniture was purchased for 20. Same date पे एक और खरीदा 1791 for 2 bag. 20,000. Then on 1193 एक और खरीदा है. तो इसको बंद करना है, पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. By depreciation on 31/12/91. We are doing RBM, right? We are doing RBM. RBM में continuing year में क्या करते हो? Divide the asset between old and new, right? So old furniture and new furniture. Old furniture and new furniture. Old पे कैसे करने का? 10% of WDV. याद है ये कैसे करते थे हम? 20 है ना, sorry. 20% of WDV. 20% of what? Original cost minus cost of asset. Total WDV. Cost नहीं, WDV. Total WDV minus WDV of sold asset at the beginning of the year. At the beginning of the year. बराबर है? Total WDV कितना है अपना? देखो balance 9,000 was the balance, right? 20% of 9,000 minus first date पे कितने का balance था? दिख रहा है यहाँ पे? What was the balance as on first date? 4,500. Obviously आधा बिक चुका था तो आधा का बैलेंस 4,500 है. मिला? 9,000 minus 4,500, that is 20 upon 100 into 4,500, which is 900. बराबर है? समझा सबको? Total WDV minus WDV of assets sold at the beginning of the year. Now new furniture पे तो अलग से लेने का है. What is the value of new furniture in the current year? दो है. 15,000 का 1st April, 20,000 का 1st July. 15,000 पे 20 for I think 9 months 2250 आना चाहिए. और 20,000 पे 20% फर्स्ट अप्रैल है ना. और हाँ तो 9 महीना हुआ ना यार. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. उंगलियां 15,000 का 2250 आया और 20,000 का आएगा 2,000. What is my total depri now? 5150 आएगा. तो by depri 5150 and balance. Nara balance. 44,000 is the total. $9. 34,250 आ रहा है क्या? 350. 34,350. Okay. 34,350. Please check. 34,350 is the balance on 1192. 1192. 1193 को एक खरीदा है. Did you do anything in the year 92? Nothing. So depri by depreciation. RBM कर रहे हो भैया, RBM तो किस पे लेना? WDV पे. इधर तो सेट है WDV सामने है तुम्हारे. 34,350 डायरेक्टली ले लो. 34,350 पे 20% और फुल ईयर कितना आ रहा है? मिला? 6870 मिला. 6870. Our balance carry down. My balance 27480. 27480.
और ये लेके आओ 1193 को टू बैलेंस डीडी 27480 यहाँ आके रुक जाना। जा खरीदा है वो खरीद लो, फर्स्ट डेट पे खरीदा उसको 1193 को खरीदा है। न्यू फर्नीचर वाज परचेज फॉर 5000 टू बैंक। इधर आके कंपनी ने पॉलिसी चेंज की, घुमा दी, कहां से कहां घुमाई, 20% आरबीएम से 10% एफआईएम में चेंज किया। अभी चेंज किया है मेथड, तो प्रोस्पेक्टिव देना है कि रिट्रोस्पेक्टिव, तो ये सम रिट्रोस्पेक्टिव से करने का। तो रिट्रोस्पेक्टिव के लिए क्या करना है, अरे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ करने का। ये सम रिट्रोस्पेक्टिव से करना है। सो यहाँ से बिगिनिंग से चेंज करना है। ओके, तो बिगिनिंग से जो एसेट देखो बिक गया ना, बिक गया, उसको तो इग्नोर करो, वो तो है ही नहीं बुक में, फॉरगेट दैट। जो एग्जिस्टिंग है ना, उस एसेट पर फोकस करो। कितना एसेट है एग्जिस्टिंग? 10 में से 5 बिक गया, 5 है 40,000 15 और ये, 20. हाँ अलग अलग, ये 5 है, 5 15 20 है, 3 एसेट है। अच्छा, ये 5 तो ये साल खरीदा, लास्ट वाला 5 उसको मत लेना, उस पे तो नया मेथड ही ले लेंगे। तो बेसिकली 5000 15,000 20,000 तीन ओरिजिनल एसेट है, वो समझ में आ गया ना। उसके लिए एक और नोट बनाना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो जितना एसेट रहेगा ना, अभी ये 3 एसेट है तो 6 कॉलम। बिगिनिंग से करना है ना अपने को। ये वर्किंग नोट है कि फाइनल आंसर? वर्किंग नोट, दिस इज द वर्किंग नोट। ओके, एसेट नंबर 1 5000 वाला था, 15 वाला था एंड 20 वाला था। बिगिनिंग से देना है, तो बिगिनिंग से दोनों मेथड का इनका रिजल्ट लिखना पड़ेगा। 20% आरबीएम से 10% एफआई, 20% आरबीएम से 10% एफआई, 20% आरबीएम से 10% एफआई। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन, एक एक को अलग अलग खत्म करना। ये वाला फर्स्ट वन पहले ड्रॉ कर लो। 5 15 और 20 तीन एसेट्स थे, जो एग्जिस्टिंग है उसका ही करना है ये रिट्रोस्पेक्टिव। अब शुरू से हम लोग बता रहे हैं कि न्यू मेथड था। जो बिक गया उसको इग्नोर करने का, जो ये साल में खरीदा उसमें तो न्यू मेथड ही आएगा, उसको लेने की जरूरत। राइट, अभी ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 5000 वाला कब खरीदा था? 1790 को लिया था, 1790। तो पहले 20 ओरिजिनल कॉस्ट लिख दो, 5000 5000 लेस डेप्रिसिएशन 90 में 6 महीना, तो इसमें 1000 था, 20% के हिसाब से 1000 था, 10% एफआईएम के हिसाब से आई थिंक होना चाहिए 250 बराबर 6 महीना। ठीक है, WDV ऑन सर वो 500 होगा ना? नहीं, 20% आरबीएम वाला। 20% आरबीएम का, हाँ हाँ 500, 20% आरबीएम का बराबर 1000 नहीं आए, परफेक्ट। 20% for 6 months, perfect. Then on WDV on 1191 will be 4500 and 4750. रिटर्न में हमने एक और खरीदा ना, तो जोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी खरीदा है वो 1491 and 1st July 90 होगा।
तो 1491 को ओरिजिनल कॉस्ट लिख दो यहाँ पे। 1491 को ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका 15,000 ये आ गया। और 1 जुलाई 91 को ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 आ गया। Now depreciating all three together, less depreciation for 91. इसमें आई थिंक आना चाहिए 900 20%। इसमें FIM 10% है, पूरा साल वापरा मतलब 500। इसको 2250 आएगा, 9 months का 20% 15,000। इसको आएगा 15 का 1500। 1125 आ रहा है, 1125। 15,000 का 10% for 9 months 1125। फिर 20,000 का 20% for 6 months is 2,000 and 20,000 का 10% for 6 months is 1. Now arrive at your WDV on 1192, 3,600, 4250, 750, 13, 875, 18,000, 19,000। वही कर रहा हूँ मैं जो सेल के वक्त करते हैं ना, खाली दो अलग अलग मेथड से करते हैं। पहले 6 महीना, फिर 12, इस पे 9 महीना, इस पे 6 महीना, अभी खरीदा। 92 में तो सबका सब 12 महीना वापरा था। लेस डेप्रिसिएशन 92 फुल 3,600 का 20% इज 720 आ रहा है। तो 250 तो ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 का 10% 500 आएगा। 12,750 का 20% is 2,550। 3,875 पे 1,500 आएगा क्योंकि FIM है। 18,000 का 20% is 3,600 और क्लियर। एंड 19,000 आएगा, कॉस्ट इज 20,000। Get WDV on 1193. This is 2880. This is 3750. This is 10,200. This is 12,370. 15,400. 17. बस रुक जाओ, गाड़ी रोक लो। करंट ईयर पे आ गए, 93 पे आ गए। क्या किया समझ आया यहाँ पे? What did I do in this note? जितना बचा हुआ एसेट था को मैंने दोनों मेथड से डेप्रिशिएट करके लाया टिल द चेंजिंग ईयर। चेंजिंग ईयर है अपना 93। 93 में मत कर देना, 93 में तो मेथड चेंज करना है। इसको बोलते हैं रीट। शुरू से अब तक पहुंच गए यहाँ तक सब लोग? अभी लास्ट में देखो कंपेयर करने का, कहां से कहां जाना है? RBM टू FIM जाना। RBM टू FIM जाना। तो एसेट का वैल्यू बढ़ा कि घटा? दिमाग लगाओ। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है। तो सब केसेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है देखते जाओ। 3750 माइनस कितना होता है? 870। 870 का प्रॉफिट, इसमें 2175 का प्रॉफिट बराबर, इसमें 2600 का प्रॉफिट बराबर। तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि अभी मेरे एसेट की वैल्यू हो गई है ये 3750 तो मैं ऐसे बताऊंगा कि अभी एसेट वैल्यू बढ़ गई। रिवैल्यूएशन करते थे ना एडमिशन में, एसेट टू रिवैल, वही एंट्री पास
एसेट टू रिवैल्यू, एसेट टू पीएनएल। टोटल प्रॉफिट बोल दो मेरे को, टोटल प्रॉफिट 5645, टोटल प्रॉफिट इज 5645। अभी एंट्री क्या है, एसेट टू पीएनएल एडजस्टमेंट या पीएनएल एडजस्टमेंट टू एसेट? एसेट टू एसेट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, so it will be furniture to PNL adjustment, furniture to PNL adjustment. Why not PNL? PNL करोगे तो ये साल में चेंज होगा, ये साल में नहीं करने का आपने, ओके? अभी तक चेंज कर देना है कैपिटल में प्रॉफिट, तो कैपिटल में चेंज दिखाने का। फर्नीचर टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5645, तो फर्नीचर कहाँ गया मेरा? सॉरी, डेट कौन सा है? डेट कौन सा है? डेट विल बी योर चेंज ऑफ मेथड का डेट। व्हाट इज योर चेंज ऑफ मेथड का डेट? 31st 31st December 93, 31st December 93. So 31/12/93 come to furniture and write down to PNL adjustment. To PNL adjustment ना 5645, 5645. To PNL adjustment 5645. ये दिख रहा है? ये मशीनरी में टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5645। बस अभी एसेट का WDV हो गया अपना, रेडी बन गया। जो हमारा WDV होता चाहिए था 10% FIM से, वो हो गया, डेबिट कर दिया, एसेट इंक्रीज। नाउ करंट ईयर्स डेप्री 31/12/93 बाय डेप्री। अभी तो क्या FIM ही है ना यार, कितना आएगा? ओरिजिनल 5000 वाले पे 500, फिर 15,000 वाले पे 1500, 20,000 वाले पे 2000, और एक और खरीदा था ये साल 5000 का, उस पे 12 महीना आ जाएगा, न्यू मेथड का 500। व्हाट इज माय टोटल डेप्रिसिएशन? 4,500। अब आपको जो WD मिलेगा ना 31/12/93 को, वो ऐसा WDV मिलेगा जो अगर आप शुरू से FIM कर रहे होते और मिलता ना, वो WDV मिलेगा। क्या बैलेंस करो, कैलकुलेट, व्हाट इज द बैलेंस? चेक। पहले टोटल बोल दो, टोटल कितना आ रहा है? टोटल 38,125। एंड बैलेंस 33,625। 33,625। 33,625 मिला। अभी इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, वेरिफिकेशन। 33,625 इज राइट और रॉन्ग? हाउ विल यू वेरीफाई? कैन एनीवन टेल मी? हर एक साल का ऐसा सबसे माइनस करेंगे डेप्टी ओरिजिनल अमाउंट से, वो सबका, हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट में से FIM से डेप्री माइनस करो तो यही मिलेगा। अभी ये सम पूरा FIM का हो गया, शुरू से एंड तक FIM बना दिया हमने। दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव। समझ आया बात? ओके, सो जर्नल एक सम का होमवर्क दिया है मैंने आपको 97 का, और यही 6th सम जो है ना, यही 6th सम, इसका सेकेंड पार्ट देखो, 15% FIM to 20 RBM दिख रहा है? ये वाला रिट्रोस्पेक्टिव करना है, प्रोस्पेक्टिव नहीं भैया, रिट्रोस्पेक्टिव। हेलो, रिट्रोस्पेक्टिव, दैट इज फॉर होमवर्क। चलो अभी कोई डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। बाय बाय। जर्नल 97 सर का 1 बजे का बोला था आपने, 1:30 बजे छोड़ा। अरे 4 सम किया, उसमें से 3 तो चिंदी था। कम ऑन।